Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study MCC and executive broadcasts. हाल ही में एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई है रिगार्डिंग आवर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल ब्रॉडकास्ट टू द नेशन। ये सिर्फ एक आम पॉलिटिकल न्यूज नहीं है, बल्कि हमारे यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉलिटी, गवर्नेंस और इलेक्शन सिलेबस का एक बहुत ही कोर हिस्सा है। एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह समझना है कि इलेक्शन टाइम पर रूलिंग पार्टी और इलेक्शन कमीशन के बीच रूल्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इस पूरे इशू का एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। न्यूज क्या थी एग्जैक्टली? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया और इस दौरान उन्होंने लोकसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को रोकने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज को काफी क्रिटिसाइज किया। अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो ऑपोजिशन और लीगल एक्सपर्ट्स में एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या यह ब्रॉडकास्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर वायलेशन है। एज एन एस्पिरेंट हमारा काम यहां किसी पॉलिटिकल साइड को लेना नहीं है, बल्कि एकदम न्यूट्रल होकर फैक्ट्स और लॉ को क्रिटिकली समझना है। आखिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी है क्या? सिंपली पुट, ये गाइडलाइंस का एक सेट है। ये पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पर लागू होता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना। क्योंकि ये रूल्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज की आपसी कंसेंट से बनाए गए हैं, इसलिए इसे अक्सर एक मॉरल कोड भी कहा जाता है। ये सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है ताकि कोई पावर का गलत फायदा ना उठा सके। लेकिन इसका लीगल स्टेटस क्या है? क्या एमसीसी के पीछे कोई डायरेक्ट स्टैट्यूटरी लॉ या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है? द आंसर इज नो, लैक्स डायरेक्ट स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो फिर इलेक्शन कमीशन इसे इन्फोर्स कैसे करवाता है? ये पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से और इलेक्शन कमीशन की अपनी मॉरल अथॉरिटी से। हालांकि डायरेक्ट लॉ नहीं है, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि एमसीसी टूथलेस है। इसके प्रोविजन सीधे तौर पर आईपीसी, सीआरपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी आरपीए 1951 के साथ ओवरलैप करते हैं। अगर कोई पार्टी बहुत सीरियस वायलेशन करती है तो ईसी 1968 के इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर के पैराग्राफ 16A के तहत उस पार्टी की रिकॉग्निशन तक सस्पेंड कर सकता है। अब देखते हैं कि यह लागू कब और कहां होता है। टाइमलाइन क्लियर है। इलेक्शन स्केड्यूल की अनाउंसमेंट होते ही एमसीसी एक्टिव हो जाता है और इलेक्शन प्रोसेस खत्म होने तक चलता है। ज्योग्राफी की बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए ये पूरे देश में लागू होता है। स्टेट असेंबली इलेक्शंस में उस पर्टिकुलर स्टेट में और बाई इलेक्शंस में सिर्फ उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये फुली या पार्शियली गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू होता है। ऐसे किसी भी ग्रे एरिया में इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ही फाइनल आर्बिटर होता है। एमसीसी शुरू से ही इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। इसकी शुरुआत एक्चुअली 1960 में हुई, जब केरला गवर्नमेंट ने पहली बार एक ड्राफ्ट तैयार किया था। फिर 1968 में इलेक्शन कमीशन ने इसे फॉर्मली अडॉप्ट किया और 1974 में इसमें कुछ रिविजन्स हुए। लेकिन गेम चेंजर आया 1979 में, जब एनसीसी में पार्ट 7 ऐड किया गया। ये स्पेशली पार्टी इन पावर के लिए था ताकि वो इनकम्बेंट होने का अनफेयर एडवांटेज ना ले। और फाइनली इसकी असली ताकत दुनिया ने 1991 में देखी, जब तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन ने इसका एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट शुरू किया। इस प्योर एवोल्यूशन में जुडिशरी का रोल भी बहुत बड़ा रहा है। मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दो लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 1978 का मोहिंदर सिंह गिल केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 की ब्रॉड और स्वीपिंग पावर्स को रिकॉग्नाइज किया। दूसरा है 1997 का हरबंस सिंह जलाल केस। इस केस में कोर्ट ने यह एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दिया था कि इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट होते ही एमसीसी इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाएगा। मोहिंदर सिंह गिल केस की एक ऑब्जर्वेशन काफी फेमस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 को एक रेजर्वॉयर ऑफ पावर कहा था। इसका सिंपल मतलब यह है कि जिन एरियाज में पार्लियामेंट ने अभी तक कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया है, वहां फ्री इलेक्शंस की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने इस रेजर्वॉयर से पावर ड्रॉ कर सकता है। स्टैट्यूटरी लॉज और एमसीसी कैसे साथ काम करते हैं, इसको समझने के लिए पहले एमसीसी का पार्ट 7 देखते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, ये इनकम्बेंट पार्टी को अनफेयरली आगे बढ़ने से रोकता है। इसके रूल्स क्लियरली स्टेट करते हैं कि मिनिस्टर्स अपने ऑफिशियल विजिट्स को इलेक्शनियरिंग के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट मशीनरी का यूज कैंपेन्स के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और इस स्पेसिफिक करंट न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक मनी से चलने वाले मास मीडिया का मिसयूज पार्टिसन कवरेज के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता।
अब थोड़ा हार्ड स्टैट्यूटरी लॉ को देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी आरपीए 1951 का सेक्शन 123(3) बहुत क्लियर कट है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट या उसका एजेंट वोटर्स से उसकी रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज के बेसिस पर वोट मांगता है तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। यहाँ पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क इन 5 नाउन्स और एक अकेले प्रोनाउन हिज पर टिका हुआ है। अब इस प्रोनाउन हिज की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले लीगल सर्कल्स में यह माना जाता था कि हिज सिर्फ कैंडिडेट के रिलीजन या कास्ट की बात कर रहा है। लेकिन फिर आता है 2017 का अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कमेंशन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने 4:3 मेजॉरिटी से एक हिस्टोरिक रूल दिया। उन्होंने कहा कि हिज वर्ड का स्कोप सिर्फ कैंडिडेट तक लिमिटेड नहीं है, ये वोटर की आइडेंटिटी पर भी लागू होता है। यानी ना तो आप अपने धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं और ना ही वोटर को उसके धर्म या कास्ट का वास्ता दे सकते हैं। तो आरपीए और एमसीसी में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उनके नेचर का है। आरपीए एक बहुत ही रिजिड स्टैट्यूट है। उसमें उन 5 टर्म्स की एक क्लोज्ड लिस्ट है। अगर कोई चीज उन 5 टर्म्स में फिट नहीं होती तो आरपीए के तहत वो वायोलेशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एमसीसी बहुत ही फ्लेक्सिबल और ओपन टेक्सचर्ड है। एमसीसी सीधा सवाल ये पूछता है कि रूलिंग पार्टी ने पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक मनी और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का आखिर किया क्या? चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलकर वापस कंट्रोवर्सी पर आते हैं। 18 अप्रैल के उस एड्रेस के फैक्ट्स क्या थे? ये ब्रॉडकास्ट बेसिकली जेंडर थीम्स पर फोकस कर रहा था, स्पेसिफिकली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर। इसमें पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को क्लियर टारगेट किया गया। पर लीगली सबसे सेंसिटिव पॉइंट ये था कि इस ब्रॉडकास्ट के लिए दूरदर्शन का यूज हुआ, जो पब्लिक के टैक्स मनी से चलने वाला एक मास मीडिया है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस मुद्दे पर कोई ऑफिशियल एक्शन नहीं लिया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आरपीए के उन 5 नाउन्स में जेंडर शब्द है ही नहीं। तो अगर जेंडर बेसिस पर अपील हो तो आरपीए वहां डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता। इशू एक्चुअल में पब्लिकली फंडेड मीडियम के यूज का है। इस सब के बीच एक नया लीगल एंगल ओपन हो गया है। केरला के एक फॉर्मर कांग्रेस एमपी टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है। अब क्योंकि जेंडर आरपीए के सेक्शन 123(3) में आता नहीं है, उन्होंने उस सेक्शन का रास्ता ही छोड़ दिया। वो एक बिल्कुल अलग स्टैट्यूटरी रूट लेकर कोर्ट गए हैं। वो नया रास्ता है आरपीए का सेक्शन 123(7). ये सेक्शन करप्ट प्रैक्टिस उस चीज को मानता है जब कोई कैंडिडेट अपने इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की असिस्टेंस प्रोक्योर करता है, जिसमें गजेटेड ऑफिसर्स भी आते हैं। हिस्टोरिकली इस सेक्शन को इसलिए बनाया गया था ताकि लोकल लेवल पर कोई नेता पुलिस या रेवेन्यू ऑफिसर्स पर दबाव न डाल सके। दोनों आर्ग्यूमेंट्स का कोर डिफरेंस समझना जरूरी है। सेक्शन 123(3) पूरा फोकस इस बात पे रखता है कि अपील के ग्राउंड्स क्या हैं, रिलीजन है, कास्ट है या कुछ और। लेकिन पिटिशनर का जो सेक्शन 123(7) वाला नया आर्ग्यूमेंट है, वो फोकस करता है कि अपील करने के लिए असिस्टेंस किसकी ली गई। पिटिशन ये आर्ग्यूमेंट रख रही है कि क्योंकि इस ब्रॉडकास्ट में दूरदर्शन, सनसेट टीवी और पीएमओ पर्सनल इन्वॉल्व थे, तो क्या एक पार्टिसन अपील के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का यूज सेक्शन 123(7) को अट्रैक्ट नहीं करता? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट है। पूरे इशू की समरी और इसकी लीगल फिलॉसफी एक लाइन में यह है कि आरपीए करप्ट प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक बेसिक फ्लोर सेट करता है। ये कोई ऐसी सीलिंग या लिमिट सेट नहीं करता जिसके आगे कुछ रेगुलेट ना हो सके। इनफैक्ट ऐसे एरियाज जो आरपीए की रिजिड फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं, उन्हीं को टैकल करने के लिए एमसीसी को कॉन्शियसली इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया था। स्पेशली इसलिए ताकि जब रूलिंग पार्टी के पास पब्लिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की ताकत हो, तब एमसीसी का पार्ट 7 एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन कर सके। तो लेक्चर के एंड में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट पर ईसी का कोई स्टेटमेंट न आना किसी स्टैट्यूटरी मजबूरी के कारण नहीं है, बल्कि शायद उस फ्लेक्सिबल टूल यानी एमसीसी को यूज न करने की एक कॉन्शियस चॉइस है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को फॉर्मली एडमिट कर लेता है, तो क्या हम इंडिया में एमसीसी एनफोर्समेंट आर्किटेक्चर का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल टेस्ट देखेंगे? एज एन एस्पिरेंट इस डेवलपिंग स्टोरी पर नजर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।